नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक था जी के मान में गहराई के साथ परिवर्तन। ठीक है, जी के मान में गहराई के कारण परिवर्तन, ये टॉपिक था हमारा जी के मान में गहराई के कारण परिवर्तन। इसे पढ़ रहे थे और अपने एक समीकरण बना चुके थे F = G(m)(m)R/r³। ठीक है, साथ में स्मॉल m और था इसके एक G(m)(m)R/r³ और साथ में एक स्मॉल m और था। तो यहाँ तक अपने लास्ट जो क्लास थी उस क्लास के अंदर अपने ये पढ़ चुके थे कि f जो अपना किसके बराबर होता है, G(m)(m)R/r³ के बराबर होता है। तो h डैश गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण G डैश हो तो अपने क्या करेंगे, F/m लिखेंगे। ये जो m है इसे अपने इसके भाग में ले आएंगे तो ये बनेगा F/m और ये G(m)R/r³। ये किसका मान आ जाएगा, हमारे पास में स्मॉल g डैश का मान आ जाएगा। यानी हमारे पास में जो स्मॉल g डैश है उसका मान कितना आएगा, F/m। तो ये F/m और ये G(m)R/r³। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आ जाता है, जी डैश का मान आ जाता है G(m)R³ और ऊपर क्या है, स्मॉल r है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि स्मॉल जी डैश जो है वो किसके समानुपाती है, स्मॉल r के समानुपाती है। अगर इस समीकरण को यहाँ से हल किया जाए, इस समीकरण को अगर अपने क्या करें, हल करें तो आपके पास में जी डैश जो है, जी डैश को आप लोग क्या लिख सकते हो, एक बार तो यही लिख देता हूँ मैं, आगे सोल्व करेंगे अपने इसे। तो जी डैश हमारे पास में जो आया है, जी डैश का मान क्या बन जाता है, ये बन जाता है Gm और R+h। ठीक है, R+h डैश लिख देता हूँ क्योंकि अपनी गहराई जो है वो कितनी ले रहे हैं, h डैश ले रहे हैं। तो जी डैश किसके बराबर, Gm(r+h) अपॉन में कितना है, r³ है, अपॉन में कितना है, r⁻³ है। इसे अपने इस तरीके से लिख सकते हैं, जी डैश = Gm(r²) और यहाँ क्या बना, R+h⁻r। ये समीकरण हमारे पास में बन जाती है। और ये जो मान है Gm/r², ये मान किसका है, G का है। और ऊपर जो आपके पास में समीकरण बनी हुई है, यदि इस समीकरण के अंदर जो R+h आप लोगों ने लिख रखा है, यहाँ से अगर अपने क्या करें, कॉमन ले, यहाँ से अपने अगर क्या करें, कॉमन ले, तो आप देख सकते हो कि ये तो मान हमारे पास में किसका है, जी का है। देखो अपने गहराई के कारण पढ़ रहे हैं, गहराई के कारण परिवर्तन हमारे पास में जो था वो R-h डैश था, R-h डैश था, कुछ इस प्रकार से था वो। ये हमारे पास में गोला था, इसकी टोटल त्रिज्या आपके पास में कैपिटल R थी और अपने जा रहे थे इसकी h डैश गहराई। तो गहराई में जाते हैं तो स्मॉल r कितना था, R-h डैश था। तो यहाँ क्या आएगा, R-h डैश आएगा। और जब आप लोग ऊंचाई पर जाते हो उसमें क्या आता है, उसमें आता है R+h, क्योंकि उसमें आपका पॉइंट कहाँ होता है, इससे बाहर होता है। अभी अपने कहाँ है, अभी अपने गहराई के अंदर जा रहे हैं, तो गहराई के अंदर जा रहे हैं इसलिए यहाँ क्या आएगा, R- का h डैश आएगा। कल जो अपने लास्ट में टॉपिक किया था वहाँ पर मैंने लिख रखा था। अब देखिए ऊपर जो आपका लिखा हुआ है, इसमें से अगर मैं r कॉमन लेता हूँ, सिर्फ ऊपर वाली लाइन में से, ये बनता है 1 - h⁻r और अपॉन में एक r इसमें पहले से ही है। तो ये कुछ ऐसा बना, यहाँ से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जी डैश कितना आएगा, जी डैश आएगा G = G और 1 - h⁻r, G डैश = G 1 - h⁻r। ये समीकरण जो है हमारे पास में बच जाती है। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि अगर आप लोग गहराई में जाते हो तो गहराई में जाने पर जी डैश का जो मान है, गहराई में अगर आप लोग जाते हो तो जी डैश का मान क्या होता है, जी डैश का मान G से कम होता है।
गहराई में जाने पर जी डैश का मान जो है वो आपको क्या प्राप्त होता है, जी से कम प्राप्त होता है। आप लोग देख भी सकते हो, अगर इस जी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है जी माइनस का जी एच डैश अपॉन आर, यानी जी है उसमें से इस मान को घटाने के बाद में आपके पास में किसका मान बचता है, जी डैश का मान बचता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप चाहे ऊंचाई पर जाए, आप चाहे गहराई में जाए, दोनों ही अवस्था में जो आपके पास में गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो क्या होता है, लगातार कम होता है। ठीक है, तो जो सतह होती है, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको क्या प्राप्त हो जाता है, अधिकतम प्राप्त हो जाता है। तो ये जो मान हम लोगों ने लिख रखा है ये सतह के लिए होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये मान आपके पास में क्या प्राप्त होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। और यहाँ से अगर जी के मान में परिवर्तन देखा जाए कि गहराई एच डैश पर जी के मान में परिवर्तन, गहराई एच डैश पर, यहाँ से लिखते गहराई एच डैश पर जी के मान में परिवर्तन, अगर अपने क्या देखें गहराई एच डैश पर जी के मान में परिवर्तन देखें तो अपने पास में डेल जी कितना आएगा, डेल जी ये आएगा जी डैश माइनस का जी, कितना आएगा, जी डैश माइनस का जी, ये आपके पास में मान जो है वो प्राप्त हो जाता है। इसे आप लोग सोल्व कर सकते हो, अगर आप लोग इसे सोल्व करना चाहो तो सोल्व करके मान जो है वो निकाल सकते हो। जैसे अगर यहाँ से मैं इसे सोल्व करता हूँ तो डेल जी देखिए कितना बनेगा, डेल जी इक्वल अपने को जी डैश का मान रखना पड़ेगा, ये जी डैश का मान है कितना, जी माइनस का जी एच डैश अपॉन आर, फिर आपके पास में माइनस का क्या आ जाता है, जी आ जाता है। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और डेल जी जो है, डेल जी का मान कितना बचेगा, माइनस जी एच डैश अपॉन आर। ये मान किसके लिए है, ये मान हमारे पास में गहराई के लिए है। गहराई के लिए डेल जी जो है उसमें कितना परिवर्तन आएगा, तो उसमें आएगा माइनस का जी एच डैश अपॉन आर। ठीक है, और ऊपर के लिए हम लोगों ने कल जो अपनी क्लास थी उसके अंदर सोल्व करके निकाला ही था, मान जो था कुछ इसके जैसा ही मान आ रहा था, बस 2 से मल्टीप्लाई होकर के मान आ रहा था। यहाँ से अपने एक ग्राफ बनाएंगे और फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अपने जी के मान में परिवर्तन देखें कि जी जो है उसका मान किस प्रकार से बदलता है, तो आप लोग ग्राफ खींच सकते हो जी के अलग अलग मानों के लिए और दूरी के साथ में, ये जो है ग्राफ आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो इस तरफ हम लोग जी डैश के मान लेते हैं, जी के मान आएंगे अलग अलग, और आप लोग देखोगे कि जब अंदर की बात की जाती है तब तो आपके पास में जो जी डैश आ रहा है वो क्या आ रहा था, समानुपाती आ रहा था किसके, आर के। जी डैश आपका जो था वो क्या था, आर के समानुपाती था। और जब आप लोग सतह पर पहुँच जाते हो, सतह पर जब आप लोग पहुँचते हो तो सतह आर ई है, पृथ्वी की त्रिज्या आर भी लिख सकते हो आप लोग चाहो तो, आर ई, यहाँ पर जो है मान क्या होता है, जी का मान आपके पास में यहाँ होता है ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी यहाँ जी और जी डैश क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर ये मान आपको प्राप्त होता है। यहाँ एच और एच डैश जो है वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, तो जी का मान जो किसके बराबर, जी डैश के, यानी जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर अपने ऊंचाई पर जाते हैं तो ये ग्राफ आपको किसका प्राप्त होता है, व्युत्क्रमानुपाती का प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग स्थितियों पर आपके पास में मान जो है वो क्या प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर। इसके बाद में जो आपका सिलेबस है उसके अंदर जो टॉपिक आता है वो आता है गुरुत्वीय क्षेत्र तथा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र व गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब अपना टॉपिक है गुरुत्वीय क्षेत्र, हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय क्षेत्र, और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की, कि अपने पास में जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है उसका क्या मतलब है, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र, तो इसके अंदर अपने क्या होता है कि प्रत्येक जो पिंड है वो किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। जैसे आपके पास में एक पिंड है तो दूसरा पिंड इसे क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी प्रत्येक पिंड
किसी दूसरे पिंड को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और कब आकर्षित करता है, जैसे ये आपके पास में कोई एक पिंड है, ठीक है, द्रव्यमान मान लिया इसका कितना है, m1 है, तो इस m1 द्रव्यमान के चारों ओर क्या बन जाता है, एक क्षेत्र बन जाता है। इस m1 द्रव्यमान के चारों ओर क्या बन जाता है, एक क्षेत्र बन जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा द्रव्यमान आ जाता है, जैसे m2 द्रव्यमान अगर इस क्षेत्र में कहीं भी प्रवेश करेगा, तो जैसे ये प्रवेश करेगा तो ये क्या करेगा, इस पर बल आरोपित करेगा। ये m1 क्या करेगा, इस पर आकर्षण बल जो है वो आरोपित करेगा। तो ये जो क्षेत्र बना है इसका, ये क्या कहलाता है, द्रव्यमान m1 का गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है। तो किसी पिंड के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य पिंड क्या करता है, अन्य द्रव्यमान पिंड क्या करता है, बल का अनुभव करता है, वो उस पिंड का क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये अपने पास में क्या आ गया, गुरुत्वीय क्षेत्र आ गया। जैसे पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी के जो भी गुरुत्वीय क्षेत्र में आता है, जो अपने पास में पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो भी गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर आता है, उस वस्तु को पृथ्वी क्या कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, ठीक है। उस वस्तु को क्या कर लेती है, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आप लोग देखते भी हो कि जैसे ही आप लोग पृथ्वी पर किसी भी वस्तु को छोड़ते हो तो वो सीधी कहाँ चली जाती है, पृथ्वी के धरातल की ओर चली जाती है। यानी पृथ्वी जो है वो क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा है गुरुत्वीय क्षेत्र को। इसके बाद में एक टर्म आती है अपने यहाँ पर, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसी के अंदर आ जाता है ये गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या मतलब है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान के कण पर लगने वाला बल, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करने वाला बल जो है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था गुरुत्वीय क्षेत्र, तो गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये प्रत्येक पिंड क्या करता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण कर लेता है, और जो भी पिंड इसके क्षेत्र में आता है उस पर ये क्या करता है, बल आरोपित करता है, ठीक है। तो जैसे ये m2 इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में आएगा तो ये क्या करेगा, इस पर बल आरोपित करेगा। तो अपने यहाँ से क्या देखते हैं, अपने यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्येक पिंड क्या करता है, दूसरे पिंड पर बल आरोपित कर रहा है। अब अपने ये जो गुरुत्वीय क्षेत्र है इसे परिभाषित करते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। यदि मैथमेटिकल गणना करनी हो तो अपने किसकी करते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता करते हैं, और वहां से अपने को पता चलता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र का मान कितना ज़्यादा या कम है। तो अब अपने टॉपिक आता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या मतलब है कि किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में या किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर, एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। जो एकांक द्रव्यमान का पिंड है उस पर जो बल लगता है उसी को अपने क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे अपने किससे लिखते हैं, इसे लिखा जाता है Eg वेक्टर से। किससे लिखा जाता है, Eg वेक्टर से। तो ये किस प्रकार की राशि हुई, ये एक सदिश राशि होती है। ये किस प्रकार की राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। और इसका अगर मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर केजी। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर केजी होता है, या न्यूटन पर केजी होता है। ये अपने को इसी मात्रक से ही तो ये परिभाषा मिली है कि एकांक द्रव्यमान का पिंड है, ये द्रव्यमान इसे एकांक लेना है, और उस पर जो बल लगेगा वो बल ही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और यहाँ से आप लोग इसकी विमा लिख सकते हो, बल की विमा आप लोग जानते हो m1 L1 T-2, और जो द्रव्यमान होता है इसकी विमा अपने क्या लिखते हैं, m1 लिखते हैं। इसे सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपनी और कुछ एक फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से फॉर्मूलों को देखते हैं अपने, एक तो देखेंगे अपने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का, और सब उससे पहले अपने को देखना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल का। अपने ये मान करके चलें कि हमारे पास में कोई कैपिटल M द्रव्यमान का एक पिंड है, हमारे पास में क्या है, कैपिटल M द्रव्यमान का कोई एक पिंड है, और इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में कौन आता है, एक स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड आता है, जो इससे कितनी दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो इस पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F वेक्टर कितना होगा, इसका मान आएगा Gmm/r²,
स्क्वायर। कितना आएगा Gmm/r स्क्वायर। और अगर दिशा के साथ में आप लोग इसे लिखते हो तो यहाँ क्या लिखेंगे, r कैप लिखेंगे। और किसका r कैप लिखेंगे, माइनस का। ये माइनस क्या दर्शाता है, ये माइनस दर्शाता है आकर्षण बल को। देखो केंद्रीय बल होते हैं, आपके अभी है नहीं सिलेबस का हिस्सा, तो केंद्रीय बल होते हैं, वहाँ पर अपने केंद्रीय बल जो होते हैं उनमें ये निशान अपने को बताता है प्लस का है या माइनस का है, कि कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण होगा। तो जो अपने पास में आकर्षण बल है इसके लिए अपने कौन सा निशान प्रयुक्त करते हैं, माइनस का निशान प्रयुक्त करते हैं। तो ये माइनस किसे दर्शा रहा है, ये माइनस दर्शा रहा है आकर्षण को। तो इस कण पर पिंड के द्वारा उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें, Eg वेक्टर का मान ज्ञात करें, तो मैंने आपको बताया था गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करने वाला बल। एकांक द्रव्यमान का जो पिंड है उस पर कार्य करने वाला बल। तो आपके पास में बल तो कितना है, F वेक्टर है, एकांक द्रव्यमान का है तो कितना है, स्मॉल m है। आपके पास में सारे मान तो है, मान रख देते हैं, ये 1/m और F वेक्टर का मान रखा Gmm, ये कैपिटल M है, अपॉन r स्क्वायर और माइनस का r कैप। यहाँ से स्मॉल m कैंसिल हो जाता है तो Eg वेक्टर जो है, Eg वेक्टर का मान कितना बचता है, ये बचता है Gm/r स्क्वायर और माइनस का r कैप। ये मान जो है आपके पास में बच जाता है, Eg वेक्टर इक्वल माइनस Gm/r स्क्वायर। और साथ में क्या है, इसके r कैप लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है अभी। अब आगे बढ़ते हैं अपने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अब हमारे पास में आता है इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा की। पिंड की स्थितिज ऊर्जा अपने किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए आप लोग क्या करते हो, किसी पिंड को किसी दूसरे पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लेकर के जाते हो। जैसे ये फिर से मानना पड़ेगा अपने को, ये कोई कैपिटल M द्रव्यमान है, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या है, इसका गुरुत्वीय क्षेत्र है। इसके इस गुरुत्वीय क्षेत्र में आप लोग क्या करते हो, स्मॉल m द्रव्यमान के किसी एक पिंड को लेकर के आते हो। तो इस पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में आप लोग क्या कर रहे हो, इस स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को लेकर के आ रहे हो। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर आकर्षण बल जो है इस पर कार्य कर रहा है, ठीक है। और उस कार्य का मान अपने क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा अपने यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अपने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ता है कि किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उस पिंड को एक निर्देश स्थिति से दी गई स्थिति तक गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित करने में किए गए कार्य के तुल्य होती है, ठीक है। अपने पास में जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आपको बता देता हूँ पहले। देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी पिंड को किसी दी गई निर्देश स्थिति से, किसी पिंड को किसी दी गई निर्देश स्थिति से उसकी वर्तमान स्थिति तक गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध देखो गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध जो अपने कार्य करेंगे वो क्या कहलाता है, वो कहलाती है उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो लिखा है इसका मतलब क्या बनता है। देखिए अपना टॉपिक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है, किसी पिंड को उसकी किसी निर्देश स्थिति से, उसकी कोई एक निर्देश स्थिति होगी और वहाँ से आपको क्या करना है, उसकी वर्तमान स्थिति तक लेकर के आना है। यानी आपको बता दिया जाएगा जैसे कोई एक पिंड इस पोजीशन पर रखा हुआ है, जैसे ये पोजीशन क्या है, A है, और यहाँ पर ये पिंड रखा हुआ है, इसे ये वर्तमान स्थिति है इसकी। अपने इसे कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, अपने इसे किसी एक निर्देश स्थिति से लेकर के आ रहे हैं। जैसे मान लिया ये हमारे पास में क्या है, कोई एक निर्देश स्थिति है। इस निर्देश स्थिति से आप लोग क्या कर रहे हो, इस पिंड को इस साइड लेकर के आ रहे हो, ठीक है। अब आप लोग इसको इस साइड लेकर के आ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जिस भी गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर ये पिंड आपका स्थित है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और आप लोग जो कार्य करोगे वो कार्य किस रूप में स्टोर हो जाएगा, आपके द्वारा किया गया कार्य स्टोर हो जाता है उसकी गुरुत्वीय स्थिति से ऊर्जा के रूप में। और यहाँ जो आप लोग निर्देश स्थिति मानते हो, ये निर्देश स्थिति क्या लेकर के चलते हैं, अपने अनंत लेकर के चलते हैं। तो अपने किसी पिंड को कहाँ से लेकर के आना है, तो अपने को किसी पिंड को
अनंत से किसी बिंदु तक गुरुत्वीय बल के विरुद्ध लाने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो अपने ये मान करके चलिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित द्रव्य कण की स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, उस द्रव्य कण को अनंत से उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य करेंगे हम लोग, वो कार्य किसके रूप में होगा, वो कार्य स्टोर हो जाएगा अपना गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, फिर से आपको बताता हूँ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब है। आपके पास में कोई एक पिंड है, आप लोग उसे एक निर्देश स्थिति से उसकी वर्तमान स्थिति तक लेकर के आ रहे हो और आप लोग कार्य कर रहे हो किसके विरुद्ध, गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध। आप लोग जो कार्य कर रहे हो वो कार्य किसके रूप में स्टोर हो रहा है, आपके द्वारा किया गया कार्य स्टोर हो रहा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, आपके द्वारा किया गया कार्य किसके रूप में स्टोर हो रहा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो रहा है। और अगर आप लोग मैथमेटिकल रूप में बात करो तो आप लोग ये बोलोगे कि किसी पिंड को उसकी निर्देश स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करेंगे वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। और जो निर्देश स्थिति लेते हैं वो अपनी कहाँ से लेते हैं, अनंत से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, अनंत से लेते हैं। तो अब देखो आप लोग क्या लिखोगे, अब आप लोग लिखोगे कि किसी भी द्रव्य पिंड को या किसी भी द्रव्य कण को अनंत से, कहाँ से, अनंत से उसकी वर्तमान स्थिति तक, उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में, उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लगने वाले गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, वो कहलाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वो कार्य क्या कहलाता है, वो कार्य आपका कहलाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यहाँ आप लोग गुरुत्वीय बल लिख सकते हो या गुरुत्वीय क्षेत्र भी आप लोग लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। अगर आप लोग गुरुत्वीय क्षेत्र भी लिख देते हो तब भी वो सही होगा कि अनंत से किसी पिंड को उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अपने देखते हैं किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। मैथमेटिकल रूप में अगर आपको लिखना हो तो आप किस प्रकार से इसे लिखोगे। जैसे हमारे पास में दो पिंड है, एक का द्रव्यमान m1 है और एक का द्रव्यमान कितना है, m2 है। हमने मान लिया कि m1 द्रव्यमान के किसी कण के गुरुत्वीय क्षेत्र में m2 द्रव्यमान का कोई कण क्या किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। यानी अपने पास में एक द्रव्यमान है m1, द्रव्यमान कितना है हमारे पास में, m1 है, और इस द्रव्यमान के गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में m1 द्रव्यमान के गुरुत्वीय क्षेत्र में m2 द्रव्यमान के पिंड को, किसको, m2 द्रव्यमान के पिंड को कहां से कहां तक लेकर के जा रहे हैं, r1 से r2 तक लेकर के जा रहे हैं। कहां से कहां तक लेकर के जा रहे हैं, r1 से r2 तक लेकर के जा रहे हैं। तब उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन मान लिया कितना है, डेल यू है। कितना है, डेल यू है। और ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा u2 माइनस u1 के। किसके बराबर आएगा, u2 माइनस के u1 के विरुद्ध आएगा। और इस स्थितिज ऊर्जा का मान किससे ज्ञात करते हैं हम लोग, कार्य से ज्ञात करते हैं। तो एक तो लिखेंगे यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक लेकर के जा रहे हैं, r1 से r2 तक लेकर के जा रहे हैं, तो समाकलन जो है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिख देंगे, r1 से r2 तक लिख देंगे। दूसरा सूत्र क्या लिखेंगे, माइनस के एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर को लिखेंगे, क्योंकि बल जिस दिशा में लग रहा है उसके विपरीत दिशा में अपने क्या कर रहे हैं, इसे विस्थापित कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अपने क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है कि अपना डेल यू जो है वो किसके बराबर है, माइनस के एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के बराबर है। ठीक है, अब अगर अपने बात करें एफ वेक्टर की, तो एफ वेक्टर का मान हमारे पास में कितना होगा, यदि m1 की स्थिति जो है उससे स्मॉल r दूरी पर क्या है, आपका m2 द्रव्यमान स्थित है। यदि जो m1 है ये कहाँ पर स्थित है, ये इससे, ये m2 जो है वो m1 से कितनी दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो उसमें इस पर लगने वाले बल एफ वेक्टर का मान कितना आता है, माइनस का g m1 m2 r स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर क्या आता, r कैप आता। क्या आता, r कैप आता। इस मान को अगर मैं इस समीकरण के अंदर पुट कर देता हूँ, f की जगह रख देता हूँ, तब देखिए आपके पास में मान जो है वो क्या बनेगा। देखिए आपके पास में बनेगा डेल u इक्वल माइनस, और ये बनेगा r1 से r2 और g m1 m2
आर स्क्वायर और यहाँ पर बनेगा आर कैप डॉट डी आर, और जो माइनस इसके साथ में वो बाहर आएगा तो इसे क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और ये आपके पास में क्या है, डी आर वैक्टर है। इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे आप लोग लिख सकते हो डेल यू इक्वल R1 से R2 जी M1 M2 आर स्क्वायर जी M1 M2 आर स्क्वायर और साथ में कितना डी आर। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो एकांक सदिश होता है वो किसके बराबर होता है, सदिश बटे सदिश के परिमाण के बराबर होता है। तो आपका जो फॉर्मूला आपके पास में बनने वाला है वहाँ से ये क्या बन जाएगा, वहाँ से ये बन जाएगा आपके पास में डी आर। ठीक है, और अब आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे तब आप लोग इसे किस रूप में लिख सकते हो, सॉल्व करने के बाद में देखिए, इसे सॉल्व करने के बाद में देखिए आप लोग इसे क्या लिख सकते हो, इस समीकरण को सॉल्व करना है बस अब आपको। तो इस समीकरण को देखिए किस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये जो समीकरण है इसका आपको करना पड़ेगा यहाँ पर समाकलन। ठीक है, तो ये समीकरण है, इसका समाकलन करते हैं अपने। आपके पास में समीकरण क्या है, आपके पास में समीकरण है डेल यू इक्वल, समीकरण क्या है, डेल यू इक्वल R1 से R2 और साथ में है जी M1 M2 और आर स्क्वायर और किसके सापेक्ष करना है, आर के सापेक्ष करना है। तो यहाँ से डी यू, तो जी M1 M2 तो क्या आ जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, जी M1 M2 क्या आ जाएगा, यहाँ से बाहर की ओर लिखा जाएगा। तो ये तो बाहर की ओर लिख दिया और आपके पास में बचता है 1/r² और डी आर, और ये कितना है, R1 से लेकर के R2 है आपके पास में, कितना है, R1 से लेकर के R2 है। तो अब देखिए आप लोग इसे क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो इसे डेल यू इक्वल जी M1 M2 और इसे R1 से R2 और क्या लिख दोगे, R की पावर -2 और DR लिख दोगे। ठीक है, अब आप लोग इस समीकरण का क्या कर दोगे, आप लोग कर दोगे इसका समाकलन। इस समीकरण का आप लोग क्या कर सकते हो, समाकलन कर सकते हो। तब आपके पास में ये क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, ये आपके पास में आएगा डेल यू इक्वल जी M1 M2 और इसका समाकलन किया जाए तो R की पावर -2 प्लस 1 और ये क्या बनता है, R1 से R2 बनता है। ठीक है, और इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो एक तो देखिए ये यहाँ पर कितना बचता है, -1 बचता है, तो इसे तो मैं बाहर लिख देता हूँ। डेल यू इक्वल कितना बनता है, ये जी M1 M2, ये माइनस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, -2 प्लस 1 किसका बचता है आपके पास में, माइनस का बचता है, जी M1 M2। ठीक है, और अब ये कितना बचा, ये आपके पास में बचता है R की पावर -1 यानी 1/r, और यहाँ कितना है, R1 से लेकर के R2 है। ठीक है, अब अपने इसे अगर सोल्व करें तो देखिए किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अपने इसकी जगह ये कैसे है। सबसे पहले आपने क्या किया, आर कैप का मान रखा कितना, सदिश बटा सदिश का परिमाण, ये आप लोगों ने रखा। फिर देखिए जैसे ही आप लोग इसे याद रखते हो तो आपके पास में ये बनता है डी आर वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर और साथ में कितना, डी आर। अब ये दोनों किस प्रकार के सदिश है, समान सदिश है, समान दिशा के अंदर है। तो यहाँ आप लोग इसे खोलोगे, कोस के अंदर खोलेगा, कोस 0 डिग्री बनेगा, तो आप लोगों का यहाँ ऊपर क्या बन जाता, डी आर और डी आर बन जाता। अपोन में कितना है, डी आर, ये डी आर इससे कैंसिल और कितना बचता है, यहाँ डी आर बचता है, कितना बचता है, यहाँ डी आर बचता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे सोल्व कर लेते। अभी देखिए आ गया, आपके पास में जो मान प्राप्त हो गया है, किसका प्राप्त हो गया है, डेल यू का मान प्राप्त हो गया है। और डेल यू का मान देखिए आपको क्या मिला है, डेल यू का मान, यहाँ से डेल यू का मान मिला है, डेल यू इक्वल जी M1 M2 और सबसे पहले आप लोग ऊपर वाली लिमिट रखते हो R2 1/r1, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखी जाती है, उसके बाद में माइनस में नीचे वाली लिमिट रखी जाती है। तो डेल यू किसके इक्वल, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो M1 M2 और 1/r1 1/r2, ये मान आपको प्राप्त हो जाता है किसका, डेल यू का। ठीक है, ये मान किसका है, डेल यू का है। अगर आप लोग प्रारंभिक स्थिति को कहाँ पर लेते हो, अनंत पर लेते हो, प्रारंभिक स्थिति को कहाँ पर लेते हो, आप लोग अनंत पर लेते हो, और अनंत से आप लोग इसे कहाँ पर लेकर के आ रहे हो, स्मॉल आर दूरी पर लेकर के आ रहे हो। अनंत से आप लोग इसे कहाँ तक लेकर के आ रहे हो, स्मॉल आर दूरी तक लेकर के आ रहे हो। यानी प्रारंभिक स्थिति जो है वो आपकी कहाँ है, अनंत पर है, और आप लोग इसे कहाँ तक लेकर के आ रहे हो, स्मॉल आर दूरी पर लेकर के आ रहे हो, अनंत से स्मॉल आर दूरी पर लेकर के आ रहे हो। तब आपके पास में डेल यू कितना बनेगा, तो आप लोग देख सकते हो ये मान तो यहाँ से हट ही जाएगा, ये आर रखोगे माइनस का आएगा, जी M1 M2 अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाता है
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। डेल यू इक्वल माइनस का जी m1 m2 अपॉन स्मॉल r, ठीक है। और पृथ्वी के लिए अगर आप लोग इसे लिखते तब आपके पास में ये फॉर्मूला क्या बन जाता, पृथ्वी के लिए अगर आप लोग इसे लिखते तो एक द्रव्यमान की जगह कैपिटल M रख देते और दूसरे के लिए आप लोग स्मॉल m रख देते, ठीक है। तो इसका बचा हुआ पार्ट जो है उसे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से आप लोग इसे पढ़ करके देख लेना, ठीक है। और वो मैंने आपको बता ही दिया था आरकेप वाला, आपको वहाँ पर क्या करना है, तो आरकेप डॉट dr वेक्टर, इस बात की जरूर ध्यान रखना। आप लोग इसी को सॉल्व करके dr नहीं लिखा है हम लोगों ने, आरकेप का मान रखा है उसे सोल्व किया है और dr से dr कटने के बाद में एक dr आपके पास में बचा है। और यहाँ आपने क्या किया है, इसका समाकलन किया है, जो x की पावर n का होता है, x की पावर n+1 बटा n+1 उस फॉर्मूले